हेलो माय डियर स्टूडेंट, कैसे भाई आप सभी लोग। मैं उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग बिल्कुल ठीक और स्वस्थ होंगे। तो एक बार फिर से आप सभी का रिजल्ट गुरु के प्लेटफॉर्म पर हार्दिक अभिनंदन है। तो जल्दी से फटाफट सभी बच्चे जुड़ जाइए और एक बार सेशन को शेयर कर देंगे ताकि ज्यादा से ज्यादा बच्चों के पास ये सेशन पहुंच सके। ठीक है, तो चले भाई, आज हम आगे की सीक्वेंस को बढ़ा रहे हैं क्योंकि रिजल्ट गुरु आप सभी बच्चों के लिए हमेशा केवल तत्पक्ष रहता है उसके लिए कि आप लोगों को वो चीजें कंडक्ट करा सके, आप लोगों को वो चीजें दे सके जो बिल्कुल आपके एग्जाम के लिए ओरिएंटेड हो। ठीक है, तो यदि पहली बार आप इस चैनल पर आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, बेल आइकन के बटन को दबाएंगे और फिर चीजों को अच्छे तरीके से सीखेंगे। चलिए भाई, सबसे पहला क्वेश्चन आपके सामने। आज थर्ड सीरीज हमारी चालू हो रही है यहाँ पर। ठीक है, आज हमारी जो सीरीज चालू हो रही है तीसरी सीरीज है। तो इस तीसरी सीरीज में 31 से लेकर के क्वेश्चन को मैं स्टार्ट कर रहा हूँ जो आपके एग्जाम में प्रीवियस ईयर में बार बार रिपीटेड पूछे जाते हैं। तो क्वेश्चन देखो हमारा यहाँ पर। सबसे पहला क्वेश्चन क्या है, ध्यान से देखो यहाँ पर भाई। तो सबसे पहले क्वेश्चन की यदि हम बात करते हैं तो इस सबसे पहले क्वेश्चन के अंदर, एक मिनट, चलिए भाई अब स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन क्या है, पहले क्वेश्चन को पढ़ते हैं उसके बाद इसको सोल्व करेंगे। क्वेश्चन ध्यान से यदि देखो आप, तो क्वेश्चन के अंदर पूछा गया एक विद्युत बल्ब का निर्धारण 110 वोल्ट से लेकर के 220 वोल्ट पर काम में लाने के लिए निम्नलिखित में से किसका उपयोग किया जाएगा। तो एक बार ध्यान से देखो, 110 वोल्ट से इसे 220 वोल्ट तक ले जाना है तो इसकी वोल्टेज बढ़ानी है। तो हम लोगों ने एक फार्मूला पढ़ा है, पावर इज इक्वल टू वी इंटू में आई। तो यहाँ से वी जो होगा वो आई का इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा। इसका मतलब यदि करंट बढ़ाना है तो वोल्टेज को घटाना पड़ेगा, लेकिन यदि वोल्टेज को बढ़ाना है तो करंट को घटाना पड़ेगा। तो इस बार हमें वोल्टेज को बढ़ाना है तो करंट को घटाना पड़ेगा, और करंट को घटाने के लिए हम किसका यूज करते हैं, रेसिस्टेंस का यूज करते हैं, प्रतिरोध का यूज करते हैं। तो हमारा राइट आंसर यहां पर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन बी, रेसिस्टेंस, प्रतिरोध। चलिए भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से निम्न कथनों पर विचार कीजिए। पहला, किसी सूक्ष्मदर्शी के अभिदृश्य की फोकस दूरी नेत्रिका की फोकस दूरी से कम होती है। जी हाँ, बिल्कुल सही। किसी फोकस पर फोकस दूरी वाले लेंस से बने उसके वास्तविक प्रतिबिंब के बीच की न्यूनतम दूरी ये होती है 4f। ये होगा 4f। कितना होगा, 4f होती है। जी हाँ, ये भी बिल्कुल सही है। इसलिए हमारा यहाँ पर ऑप्शन सी बिल्कुल राइट होगा। बोथ 1 एंड 2, 1 और 2, ये दोनों के दोनों बिल्कुल सही होंगे। नेक्स्ट, एक छोटा सा न्यूमेरिकल से बिल्कुल सिंपल सा, दो समांतर पहाड़ियों के बीच में खड़ा कोई व्यक्ति बंदूक से गोली दागता है तो दो प्रतिध्वनियां एक गोली दागने के 25 सेकंड के बाद और दूसरी गोली दागने के 35, ये 25 नहीं है, ये 2.5 सेकंड है और ये 3.5 सेकंड, ये 2.5 यानी 2.5 और 3.5 यानी 3.5, इतने सेकंड के बाद सुनाई देती है। यदि ध्वनि की चाल 330 मीटर पर सेकंड है तो उसकी तीसरी ध्वनि कितने समय के बाद, तो तीसरी ध्वनि तो इन दोनों के बाद ही सुनाई देगी ना, इससे पहले तो नहीं दे सकती। तो इसका मतलब जो हमें टाइम लगेगा तीसरे साउंड में, जो टाइम लगेगा, तीसरा जो टाइम निकलेगा वो इन दोनों टाइम के बाद का ही निकलेगा। तो इन दोनों के टाइम को सम कर दो, 2.5 प्लस में 3.5, यानी ये हमारा T2, ये हमारा T1 और ये हमारा T2 है। तो भाई इन दोनों को जोड़ देंगे तो कितना, 6.0 सेकेंड। तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, 6.0 सेकेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक दंड चुंबक एक समान चुंबकीय क्षेत्र के अंदर रखा जाता है तो निम्नलिखित में से इस पर कौन सा प्रयुक्त होगा। ये कह रहा है कि ये मैग्नेटिक फील्ड है, ये चुंबकीय क्षेत्र है, और इस चुंबकीय क्षेत्र में हमने क्या किया, लटका रखा है। किसको लटका रखा है, एक दंड चुंबक को लटका रखा है। और दंड चुंबक का आपको पता है ये नॉर्थ पोल और दूसरा हमारा साउथ पोल। अब आपको पता है कि इस दंड चुंबक के ऊपर जब मैग्नेटिक फील्ड लगेगी तो इसकी डायरेक्शन चेंज होगी, बिल्कुल होगी। और डायरेक्शन चेंज यदि हो रहा है तो इसके ऊपर लग रहा है टाउ यानी टॉर्क लग रहा है। टॉर्क का मतलब इसके अंदर जो लग रहा है वो बल आघूर्ण लग रहा है और बल भी लग रहा है। तो इसका ऑप्शन सी राइट आंसर होगा, बहुत बल आघूर्ण एवं बल, ये दोनों की दोनों चीजें सही होगी। अगला क्वेश्चन है, किसी दूरदृष्टि वाले व्यक्ति का निकट बिंदु 100 सेंटीमीटर पर है बट सुधारक लेंस की शक्ति निम्नलिखित में से कितनी होगी। तो हम सभी बच्चों को पता है कि यदि किसी व्यक्ति को हो जाता है निकट दृष्टि दोष तो उन लोगों को कनकेव लेंस लगता है, बट यदि किसी को हो जाता है दूर दृष्टि दोष, ठीक है, तो उन लोगों को जो लेंस लगाया जाता है वो कौन सा लेंस लगाया जाता है, तो याद रखना है कन्वेक्स लेंस। कौन सा लेंस लगाते हैं, कन्वेक्स लेंस। अब हम सभी लोगों का आपको पता है कि जो नियर पॉइंट होता है वो नियर पॉइंट कितना होता है, 25 सेंटीमीटर। तो उसके आंखों में इमेज बननी चाहिए थी 25 सेंटीमीटर तक की, लेकिन वो बन नहीं पाई। तो 25 से बढ़कर अब उसकी इमेज कितनी चली गई, तो सर 100 सेंटीमीटर पर चली गई। कितने पर, 100 सेंटीमीटर पर। तो 25 उसके लिए U हो गया है
और v उसके लिए हो चुका है, इमेज बनना था 25 पर लेकिन इमेज बन रहा है 100 पर, तो ऑब्जेक्ट जो है 25 और इमेज डिस्टेंस हो गया 100। अब यहां लगा देते हैं लेंस फार्मूला 1/f इज इक्वल टू 1/v माइनस का 1/u लगा दो। 1/f इज इक्वल टू 1/v, v की जगह पे कितना रखना है माइनस का 100 और u की जगह पे माइनस माइनस प्लस 1/25। जब एलसीएम लेंगे तो इसका कितना आ जाएगा 100, 100 का ऊपर हो जाएगा माइनस का 1 और प्लस में 25 चौके 100 4 में से 1 माइनस करेंगे तो 3/100। बट नाउ वी कैलकुलेट ओनली f इज इक्वल टू 100/3, 100/3 सेंटीमीटर इसका फोकल लेंथ आ गया। अब हमें पता है कि किसी भी लेंस का जो पावर होता है, पावर इज द रेसिप्रोकल ऑफ फोकल लेंथ, लेकिन जब भी हम उसका पावर कैलकुलेट कर रहे हैं तो ये 100/f ही हमें अप्लाई करना है। तो 100f की जगह पे हमें कितना लगा देना है 100 इंटू में ये आ जाएगा ऊपर 3, तो 100 से 100 कैंसिल हो गया, p इज इक्वल टू प्लस का कितना आ गया 3d, प्लस का 3d आ गया। तो हमारा राइट आंसर है ऑप्शन डी 3 डायोप्टर। बट ये 3 डायोप्टर जो होगा वो पॉजिटिव में होगा, नेगेटिव में नहीं होगा। नेगेटिव होता तो उसको मायोपिया होता। ठीक है, चलिए भाई आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की तरफ। सायंकाल का सूर्य उतना तप्त नहीं होता जितना मध्याह्न का होता है, इसका कारण क्या है? ये कह रहा है दोपहर के समय में सूरज की धूप, सूरज की गर्मी आप तक ज्यादा पहुंचती है और इवनिंग के समय में शाम की धूप, सूरज की गर्मी हम तक कम पहुंचती है। ऐसा क्यों? सायंकाल में विकिरण धीमी हो जाती है। नहीं भाई, सूरज की विकिरण हमेशा एक समान रहती है। सायंकाल में सूरज का ताप कम हो जाता है, बिल्कुल नहीं भाई। वायुमंडल की ओजोन सायंकाल में अपेक्षाकृत अधिक प्रकाश अवशोषित कर लेती है, ये भी बिल्कुल गलत है। सायंकाल में विकिरण वायुमंडल की अपेक्षा अधिक दूरी तय करती है क्योंकि ये ओरिजिन पर आ जाती है, क्षितिज पर आ जाती है। किस पर आ जाती है? क्षितिज पर, जिसके कारण दूरी ज्यादा तय करनी पड़ती है, तो धीरे धीरे टेम्परेचर का अभाव थोड़ा सा कम हो जाता है। तो इसका राइट आंसर कौन सा है? ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। ऑप्शन डी इसका बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं भाई। अगला क्वेश्चन नंबर 27 चित्र में दिखाया गया है, जाल के एक भाग में धारा दिखाई गई है, तो धारा का मान दिखाइए। तो भाई ये चित्र में यहाँ बना देता हूँ कि चित्र को कैसे कैलकुलेट करेंगे। ये कुछ इस तरीके का जाल बना हुआ है, ये इस तरीके का बना हुआ है और ये कुछ ऐसे होगा, ये कुछ इस तरीके से जा रहा है, फिर ये इधर और ये इधर ट्रांसमिट हो रहा है। यहाँ पर जो करंट इसके अंदर आ रहा है वो 3 एम्पियर आ रहा है। यहाँ पर जो करंट आ रहा है इसके अंदर ये 1 एम्पियर आ रहा है। अब आपको पता है 3 और 1 जुड़ करके यहाँ पर कितने हो जाएंगे? तो यहाँ पर हो जाएगा 4 एम्पियर। ठीक है, अब 4 एम्पियर फिर यहाँ डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है 2 भागों में, तो इधर 4 एम्पियर जो जा रहा है वो कितने एम्पियर में जा रहा है? 2 एम्पियर में डिस्ट्रीब्यूट हुआ इधर। तो इधर 2 एम्पियर में हुआ तो इधर कितने एम्पियर में जाएगा? 2 एम्पियर में डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है। अब 2 एम्पियर जो डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है वो इधर 2 भागों में डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, तो इधर जो डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है वो 1.5 एम्पियर। कितना? 1.5 एम्पियर। तो वो पूछता है हमसे कि बताओ इस डायरेक्शन में जो करंट होगा आई का मान होगा वो कितना होगा। तो ये किरचॉफ्स के नियम पर, किसका? किरचॉफ्स लॉ आप लोगों ने पढ़ा होगा, उसके अंदर लागू होता है कि कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। यहाँ कहता है कि 2 एम्पियर की करंट यदि यहाँ आ रही है तो 2 एम्पियर की इन दोनों को मिला करके भी होगी। तो यदि ये 1.5 यहाँ पर जा रहा है तो यहाँ कितना रिमेनिंग बचा रहेगा? 0.5 एम्पियर। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी सही है, 0.5 एम्पियर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ जाते हैं। यदि एक पिंड आधा दूरी है, ये आधी दूरी के साथ चलता है तथा आधी दूरी वेग के साथ चलता है, तो बताओ। ये कह रहा है कि ये कोई एक पाथ है और इस पाथ का आधा दूरी है v वेग से चलता है और आधी दूरी v2 वेग से चलता है, तो आपको बताना है कि एवरेज कितना होगा। अब आपको पता है जितना डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक का है उतना ही डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक का है, मतलब d2 जो है d1 के बराबर है। तो इस केस में एवरेज वेलोसिटी का फार्मूला लगता है 2v1 इंटू में v2 डिवाइड बाई v1 प्लस का v2। तो ये कौन से ऑप्शन में दिखाई दे रहा है? ये ऑप्शन डी में नजर आ रहा है, 2v1 इंटू v2 डिवाइड बाई v1 प्लस v2। चलिए नेक्स्ट है हमारा, निम्नलिखित इकाइयों का उनकी बढ़ती हुई इकाइयों के क्रम में सही क्रम में लगाएं। तो देखते हैं सही क्रम में। एंगस्ट्रम का मतलब 10 की पावर माइनस 10 मीटर। माइक्रोन का मतलब 1 माइक्रोन में कितना होता है? 10 की पावर माइनस 6 मीटर। और 1 नैनोमीटर में 10 की पावर माइनस 9 मीटर। तो इन सभी में से ये कह रहा है कि कौन से क्रम में लगाओ? बढ़ते क्रम में। तो बढ़ते में सबसे पहले सबसे छोटा हमारा ये है, ठीक है,
इससे बड़ा हमारा 10 की पावर -9 है और सबसे बड़ा हमारा 10 की पावर -6 है। तो ये किसके लिए, एंगस्ट्रम किसके लिए बच्चे, ये 1 के लिए है, और नैनोमीटर किसके लिए, 3 के लिए है, और ये किसके लिए, 2 के लिए। तो हो जाएगा 132। कौन से ऑप्शन में 132? ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, 1, 3 एंड 2। नेक्स्ट, एक रेडियो सक्रिय स्रोत की सक्रियता की इकाई। आपको पता है कि रेडियो वेव जो है, इस रेडियो वेव्स की कई सारी यूनिट होती है। रेडियो वेव का मतलब रेडियो एक्टिव, रेडियो एक्टिविटी। रेडियो एक्टिविटी की कई सारे मात्रक होते हैं। इसके मात्रक क्यूरी भी होता है, इसका मात्रक बेकुरल भी होता है, इसका मात्रक रदरफोर्ड भी होता है। बट यहाँ क्वेश्चन पूछा गया है कि व्हाट इज द फॉलोइंग इज द यूनिट ऑफ एक्टिविटी, तो इनमें से कौन सा है? तो इनमें से देखो, ये तो नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, तो एक ही बचा ना, बेकुरल। तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक असंपीड़ित तरल में प्रवाह वेग का मापन निम्नलिखित में से किसे के द्वारा किया जाता है? तो याद रखना, इन कॉम्प्रेस लिक्विड की वेलोसिटी को यदि मापना है, द रेट ऑफ फ्लो ऑफ फ्लूइड्स, यानी जल के प्रवाह की दर को यदि मापना है, तो इसके लिए एक वैज्ञानिक है जिनका नाम है क्या, बर्नौलीज, जिसका नाम है बर्नौलीज। तो बर्नौलीज वैज्ञानिक ने एक इंस्ट्रूमेंट बनाया, दैट इज कॉल्ड वेंचुरी मीटर। वेंचुरी मीटर। तो इस वेंचुरी मीटर से मापा जाता है जल के प्रवाह की दर को, और जल के प्रवाह की दर को ये किस में मापता है? तो क्यूसेक में मापता है। किसमें? क्यूसेक में मापता है। तो कौन सा सही है? ऑप्शन बी। नदियों में, बांधों में, डैम में इसका प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 42, निम्न कण की सरल आवर्त गति, ये सरल आवर्त गति दी गई है, उसका इक्वेशन दिया गया, तो इस गति का आयाम कितना होगा? तो भाई इक्वेशन दिया गया 3 sin थीटा इंटू में t प्लस का 4 cos थीटा प्लस का 4 cos थीटा, ये देखिए ना, 4 cos थीटा इंटू में t। तो आपको पता है कि यहाँ जो होता है a प्लस में a1, ये जो जुड़ा है ये हमारे पास a1, और ये जो जुड़ा है ये हमारे पास a2, यानी ये एम्पलीट्यूड है। तो अब इसके एम्पलीट्यूड का आयाम निकाल दो, तो एम्पलीट्यूड निकालोगे तो हो जाएगा अंडर रूट a1 का स्क्वायर प्लस में अंडर रूट a2 का स्क्वायर। a1 का स्क्वायर कितना होगा? तो a1 का स्क्वायर हो जाएगा सर 3 का स्क्वायर, और ये कितना हो जाएगा? 4 का स्क्वायर। अब 3 और ये दोनों के दोनों ट्रिपलेट है, और ये किसके ट्रिपलेट होते हैं? 5 के। यदि आपने कभी पाइथागोरस रूल फॉलो किया होगा, 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9, 4 का स्क्वायर हो जाएगा 16, 16 3 4 5 ये ट्रिपलेट होते हैं। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा 5। कौन सा? 5। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 43, निम्नलिखित में से किस एक में ओम नियम वैध नहीं है? तो याद रखना, ओम का नियम, ओम्स लॉ जो होता है वो सभी जगह पर लागू नहीं होता, क्योंकि ये यूनिवर्सल लॉ नहीं है। ठीक है, ओम्स लॉ तभी जब यहाँ नियम लागू होता है उसे ओम के नियम कहते हैं, और जो ओम्स के नियम का पालन नहीं करते उन्हें नॉन ओमिक डिवाइस कहते हैं। क्या कहते हैं? तो जो ओम के नियम का पालन नहीं करता उसे बोला जाता है नॉन ओमिक डिवाइस, नॉन ओमिक डिवाइस। और जितने भी नॉन ओमिक डिवाइस होते हैं, ये सारे के सारे नॉन ओमिक डिवाइस हमारे सेमीकंडक्टर के बने होते हैं। किसके? सेमीकंडक्टर के बने होते हैं, या इनको हम बोल देते हैं मेटेलॉइड्स, मेटेलॉइड्स के बने होते हैं। अब सेमीकंडक्टर से क्या बनाया जाता है? तो आपको पता है डायोड बनाए जाते हैं। क्या बनाए जाते हैं? ट्रांजिस्टर बनाया जाता है। तो इसमें कहाँ ऑप्शन है? देखो, दाब ये गलत है, विभव माप ये गलत है, विद्युत बल्ब गलत है, संधि डायोड इज द राइट आंसर। ठीक है, जंक्शन डायोड, ये कहता है कि जंक्शन डायोड क्या बनाया जाता है? बिल्कुल सही, पीएन जंक्शन, एनपीएन जंक्शन, ये कई सारे जंक्शन बनाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरे 44, जब किसी गेंद को ऊपर की ओर फेंका जाता है तो निम्नलिखित में से कौन सा एक स्थिर रहता है? तो चलिए देखते हैं कि मान लो ये कोई सरफेस है, और इस सरफेस से हमने किसी भी गेंद को, इस सरफेस से हमने किसी भी गेंद को कहाँ फेंक दिया? ऊपर की ओर। तो ये गेंद इधर गई, 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 इधर आ गई। तो एक बात आपको पता है कि जब इस गेंद को मैंने फेंका तो ये गेंद यहाँ से यहाँ तक मैक्सिमम डिस्टेंस तक गया है। कहाँ तक गया है? मैक्सिमम डिस्टेंस तक ये गेंद गया है। तो सीधी सी बात, ये गेंद की मैक्सिमम ऊंचाई है, ये गेंद की मैक्सिमम क्या हाइट है। लेकिन यदि मैंने किसी गेंद को मान लो 20 मीटर पर सेकेंड से फेंका, तो अगले 1 सेकेंड में इसकी स्पीड कितनी हो जाएगी? 20 के बाद मान लो इसको 30 से, क्योंकि इसमें 4 गोले बना दिए हैं।
ठीक है। तो इसको मैं कितने से फेंक रहा हूँ, मान लो मैंने 30 से इसको ड्रॉप किया, 30 से फेंका है, ड्रॉप नहीं किया। तो पहले इसकी स्पीड 30, उसके बाद इसकी स्पीड 20, उसके बाद इसकी स्पीड 10, उसके बाद इसकी स्पीड 0, फिर उसके बाद धीरे धीरे इसकी स्पीड क्या हो जाएगी, बढ़ती जाएगी, 10, 20, 30, 40, 50। अब एक्चुअली में यहाँ पर हमारे टर्म्स आता है कि सभी के बीच में गैप कितने का आ रहा है, सभी के बीच में गैप कितने का आ रहा है सर, 10 का आ रहा है। तो इसका मतलब एक्सीलरेशन का मतलब होता है द रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी। तो वेलोसिटी में यहाँ कितना चेंज हो रहा है, 10 मीटर पर सेकेंड इन एवरी 1 सेकेंड। तो याद रखना इस केस में जब भी किसी भी बॉडी को ऊपर की ओर थ्रो किया जाता है, नीचे की ओर थ्रो किया जाता है, तो उस केस में एक्सीलरेशन इज ऑलवेज कांस्टेंट। एक्सीलरेशन जो होता है वो हमेशा हमेशा स्थिर होता है, हमेशा हमेशा कांस्टेंट होता है, एक समान होता है। ठीक है, चलिए भाई अब हम आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट, और आज का हमारा अंतिम क्वेश्चन है, आज के सेशन का अंतिम प्रश्न है, अगर कोई पदार्थ वायु में उत्तल लेंस तथा जल में अवतल लेंस की तरह व्यवहार करता है तो निम्नलिखित में से कौन सा एक इसका अपवर्तनांक होगा। ये कह रहा है कि उत्तल लेंस यानी जो कन्वेक्स लेंस, यदि कोई पदार्थ वायु में उत्तल लेंस तथा जल में, कन्वेक्स लेंस किसमें, एयर में, और तथा जल में अवतल लेंस, कनकेव लेंस की तरह बिहेव कर रहा है किसमें, वाटर में। तो इसका मतलब आपको बताना है कि इनमें से इसका अपवर्तनांक म्यू कैसा होगा। तो इसका म्यू याद रख लेना कि वायु की तुलना में कम, वायु की तुलना में जल, दोनों की तुलना में अधिक, वायु की तुलना में अधिक, वायु की तुलना में अधिक होगी और जल की तुलना में कम होगी। ये बिल्कुल सही आंसर है, वायु की तुलना में अधिक और जल की तुलना में कम होगी। ठीक है भाई, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ जाते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, ध्यान से देखो, निम्नलिखित मटकों में से किस एक द्वारा डीसी धारा को निम्नलिखित किया जाता है। डीसी करंट कैन बी कंट्रोल्ड बाय विच वन ऑफ द फॉलोइंग मेथड्स। डीसी को कौन कंट्रोल करता है, डीसी को कंट्रोल कौन करता है, एक बार जल्दी से फटाफट बताइए भाई, डीसी को कंट्रोल कौन करता है, जल्दी से बताएंगे, डीसी को कंट्रोल कौन करता है, बताओ। तो याद रखना डीसी करंट या किसी भी करंट की बात करते हैं तो डीसी करंट को कंट्रोल करने के लिए हम ऐसे ऐसे कुछ तारों का यूज करते हैं जिसको बोला जाता है रेसिस्टेंस। जिसको क्या बोला जाता है, रेसिस्टेंस, यानी प्रतिरोध हमेशा करंट की वैल्यू को घटाती है, बिकॉज द रेसिस्टेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आई। आई ज्यादा होगा तो रेसिस्टेंस कम होगा, आई कम होगा तो रेसिस्टेंस उसका ज्यादा होगा। ये बात आप सभी बच्चे याद रख लेंगे। ठीक है भाई, चलिए तो आज की क्लास को यहीं पर विराम देते हैं बच्चे, अगली क्लास में अगले